नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। देहरादून में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं समिट में 3 केंद्रीय मंत्री, 15 देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। इसी के अलावा अडानी, जिंदल सहित कई व्यापारिक संस्थानों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये बहुत ही जल्द इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में ये निकलकर सामने आएगा, जहां पर कि लगातार जो वहां के दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड के, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट होने के साथ साथ यहाँ के जो युवा हैं उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ये इन्वेस्टर्स समिट जो है वो सामने आएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो वो भी कुछ ही देर में देहरादून पहुंचेंगे और इस इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ साथ ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर शिरकत करेंगे इस इन्वेस्टर्स समिट में। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथी धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा, जहां पर इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कुछ ही देर में होने वाला है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर शिरकत करेंगे, और कौन से बड़े दिग्गज नेता, बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 दिन का इन्वेस्टर समिट रखा गया है उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अब यहाँ पर इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कल जो है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और देखिएगा कि जो इन्वेस्टरों का मेला है वो एक तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून के जो एफआरआई है यहाँ पर ये पूरा एक तरीके से कहा जाए कि मेला जैसे मेला लगता है, इसी तरीके से इन्वेस्टरों का मेला यहाँ पर लग रहा है। और सभी इन्वेस्टर भी धीरे धीरे अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनको संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें जो निवेशक हैं वो अपना निवेश कर सकते हैं और अच्छा लाभ उनको यहाँ से मिल सकता है। जी, जहां पर ये पूछना चाहूंगी कि कितना जरूरी है ये इन्वेस्टर समिट यहाँ देहरादून में होना, जहां पर मुख्यमंत्री और जो तमाम वहां के दिग्गज नेता और आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इससे युवाओं में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। तो कितना जरूरी है देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए और खास तौर पर वहां के युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2.5 लाख करोड़ का ये लक्ष्य रखा था कि उत्तराखंड के अंदर इतना निवेश कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात यह है कि उस लक्ष्य को पार करते हुए 300 लाख करोड़ रुपए के एमयू साइन हो चुके हैं। और अब देखिएगा कि लाजमी है कि इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको लाभ जरूर मिलेगा, युवाओं को खासकर अधिक लाभ मिलता हुआ यहाँ से जरूर नजर आएगा, क्योंकि जब इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेंगी, तो तमाम जो ये युवा हैं उनको यहाँ पर रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं उनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि 2025 का जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा और उनके युवाओं के लिए लगातार यहाँ पर रोजगार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर धनराज गर्ग हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से फोनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे। और कुछ ही देर में ये इन्वेस्टर्स समिट जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पर कि बड़े बड़े चेहरे जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी यहाँ पर दिखेंगे। उसी के साथ अडानी और बड़े बड़े उद्योगपति देहरादून पहुंचेंगे इस इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए। आईआईटी रुड़की द्वारा इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कि देश और विदेशों से 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग किया। बता दें कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें कि नेट कार्बन जीरो को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र और प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने सुझाव भी दिए। आईआईटी के निदेशक का कहना है कि 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस भविष्य में इस
पर कार्य करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कम लागत में कैसे इस डिवाइस को तैयार किया जाए ताकि इसका फायदा मिल सके। साथ ही आने वाले समय में वाहनों में बैटरी का प्रयोग होगा और उस बैटरी की लाइफ कैसी बढ़ाई जाए, इस सभी मुद्दों पर शोधकर्ता अपने नोट्स पोस्टर लाए हैं और इस पर बातचीत भी की जाएगी। जैसा कि हमारे जो चीफ गेस्ट जी ने बताया, डॉक्टर सारस्वत जी ने, कि जो कॉन्फ्रेंस है ये रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक जो है 400 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और उसके बाद हर साल 40 गीगावाट एक्स्ट्रा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रयास इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि हम बहुत सा जो है चीज़ों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। तो उसमें जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हैं जो विदेशों से और इंडिया से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, और सब अपने अपने जो है कुछ कीनोट हैं, प्लिनी टॉक्स हैं, उसके अलावा पोस्टर्स हैं और एक्सपो भी एक लगी हुई है जिसमें हम डिफेंस के काफ़ी प्रोडक्ट का भी एक्सपो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पर्पज़ यही है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बैटरी की बात करें, ई व्हीकल की बात करें, उसके एप्लीकेशन की बात करें, मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें, और जो पॉलिसी बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बना रही है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाया जाए, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जब आती है बात कि कैसे इफ़िशिएंट हम एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करें, जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर में कि कॉस्ट कम लाई जाए, तो कॉस्ट किस तरह से उसकी कम लाई जा सकती है, उसके लिए किस तरह से रिसर्च की जाए। इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो फ्यूल सेल व्हीकल की जैसे मैं बात कर रहा था, तो किस तरह से इफ़िशियंसी जो फ्यूल सेल व्हीकल को बढ़ाया जाए या बैटरी की लाइफ साइकिल को बढ़ाया जाए, उसकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, तो चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग जो है वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए। नए मटेरियल की बात हो रही है, जैसे सर ने लिथियम की बात की, उसके अलावा कोबाल्ट है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, तो डिफरेंट काइंड के जो इंडिजिनस मटेरियल हैं कैन बी यूज देम इफेक्टिवली। और साथ ही साथ ये भी प्रयास है कि जब उसकी लाइफ खत्म हो रही है एंड में, तो सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम किस तरह से मटेरियल को रिकवर करें और उस रिसोर्स को रीयूटिलाइज कर दें। तो अगर हम बार बार उसी चीज़ को रिकवर करके रीयूटिलाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब रिसर्चर्स को उसमें बहुत काम करना है कि वो क्रेडल टू ग्रेव जो हम कहते हैं कि जो मटेरियल डेवलप हो रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बाद एंड ऑफ लाइफ के बाद फिर से उसको वापस किस तरह से सिस्टम में लाया जा सकता है, चाहे उसको रिफर्बिश कर दिया जाए, चाहे मटेरियल रिकवर करके फिर से नई डिवाइस तैयार की जाए। तो इन सब चीज़ों में जो है बहुत काम हो रहा है। IIT रुड़की का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग का इंडी एनर्जी का एक सोडियम बेस्ड बैटरी का सेटअप भी है, जैसा कि डॉक्टर सारस्वत जी ने बताया कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ। तो ये सारी चीज़ों की जो अगर ये इसमें और भी चीज़ों को आगे लेके जाना है कि किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस बढ़ाएं, कॉस्ट को मिनिमाइज करें और अवेयरनेस दें। सोसाइटल अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी में किस तरह से इसका एप्लीकेशन हो। तो IIT रुड़की में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो है ई व्हीकल्स चल रहे हैं जो सपोर्टेड हैं बाय मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आल्सो, और ग्रिड भी हमारा, तो ग्रिड में किस तरह से एनर्जी जो ग्रीन ग्रिड की बात करते हैं, तो उन सब का भी काफ़ी इस रिसर्च जो आज की कॉन्फ्रेंस 3 दिन की चल रही है इस पर डिस्कशन होगा। भाजपा नमो ऐप के जरिए विकसित भारत का संकल्प पूरा करने जा रही है और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 डेज चैलेंज नामक एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने भी इस अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस अभियान के तहत विकसित भारत एम्बेसडर, माइक्रो डोनेशन, सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर और सेल्फी विद किसान अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य है। ये सभी लोग विकसित भारत एम्बेसडर के तौर पर पहचाने जाएंगे और इस अभियान में जो टॉपर आएंगे उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात भी करेंगे। इसी के अलावा विभिन्न सामाजिक वर्गों के लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेकर ऐप पर अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन के तहत 5 रुपए से 2000 रुपए तक पार्टी फंड में जमा करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन जिन लाभार्थियों के द्वारा लिया गया है, उनके साथ में सेल्फी खिंचवाने का और उस सेल्फी को नमो ऐप पर अपलोड करने का कार्यक्रम है।
सेल्फी विद लाभार्थी, तो महिला मोर्चा को हमने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लाभार्थियों के साथ फोटो खींच के इसको अपलोड करेंगे। इसी के साथ में सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, जो नवीन मतदाता हमारे बने हैं, जो पहली बार वोट देंगे, उनका काम युवा मोर्चा को हमने सौंपा है। इसी के साथ में सेल्फी विद फार्मर, किसान के साथ में, क्योंकि किसानों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं। उन लाभार्थी किसानों के साथ में सेल्फी खिंचवा करके नमो ऐप पर अपलोड करने का काम ये किसान मोर्चे को हमने सौंपा है। 100 दिन का कार्यक्रम इसके लिए तय किया गया है, विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का। तो एक लोकसभा क्षेत्र में 30,000 से अधिक विकसित भारत के एम्बेसडर इसमें बनाए जाएंगे, और जो अधिक से अधिक गतिविधियों की तस्वीर, फोटोज इसमें अपलोड करेगा, ऐसा उसकी फिर मेरिट बनेगी। और जो लोग अधिक से अधिक जो है इसमें फोटो अपलोड करेंगे, गतिविधियों को अपलोड करेंगे, उनसे प्रधानमंत्री जी को मिलने का अवसर मिल सकता है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री जी उनको पत्र भी भेज सकते हैं, और पुस्तक भेंट करने का, टेलीफोन पर बातचीत करने का उनको सुअवसर मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी 100 दिन के कार्यक्रम। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टर्स कारोबारी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की, जहां उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र रावत और आरटीओ संदीप सैनी से अपनी समस्याओं को लेकर वार्ता की। इसी के बाद ट्रांसपोर्टर कारोबारियों ने कई मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने उनकी सभी मांगों पर चर्चा कर उसका समाधान निकालते हुए हड़ताल को खत्म करवाया। दरअसल ट्रांसपोर्टर कारोबारियों की हड़ताल की वजह से कुमाऊं मंडल में खाद्य और सब्जी संकट गहरा गया था, जिसके बाद की ट्रांसपोर्टर कारोबारी पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुलिस और आरटीओ के समक्ष वार्ता कराकर हड़ताल को खत्म करवाया है। देखिए, देवभूमि ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन है ओनर्स की, इनसे एक मांग पत्र बहुत पहले मुझे मिला था, लगभग 1 महीने पहले, और उसमें आपकी कुछ डिमांड्स थी। उसमें कुछ डिमांड्स तो आपकी इस तरह की थी कि कुछ गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं, और ओवरलोड के दुष्परिणाम हम सभी को पता है, उस पर चेकिंग होनी चाहिए थी। एक आपका ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाड़ी की चालान हुआ तो लगातार होता चला गया जहां जहां से वो गुजरा, और जिसका इनको लगा कि इनका हैरेसमेंट हुआ है। कुछ मुद्दे आपके इस बात को लेके थे कि जो फिटनेस सेंटर्स हैं, उन फिटनेस सेंटर्स में कौन उसको चलाएगा, कैसे चलाएगा। कुछ उनके मुद्दे ये भी थे कि क्या क्या पार्स पुलिस की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और एक और मुद्दा आपका था कि टनकपुर में और रामनगर में कुछ ओवरलोडिंग हो रही है, जिसपे इतनी चेकिंग नहीं हो रही है। आपको ये भी कहना है कि कुछ जगहों पे, कुछ स्थलों पे कांटे होने चाहिए जहां पे की चेकिंग हो सके। तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। डीआईजी साहब भी यहाँ पे हैं, आरटीओ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और आपके पदाधिकारी गण भी है। और जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं, हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पे कंसेंसस बन गया है, उन पे हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके उपरांत आपकी ओर से भी पूरे कोऑपरेशन का यहाँ पे आश्वासन दिया गया और स्मूथली ये व्यवस्था चले, ऐसी वार्ता हुई है। 5 मांगे हैं। पहली मांग इनकी ये है कि जो हमारे पहाड़ में जो ओवरलोडिंग की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए, और अन्यथा जो है इनके वाहनों को परेशान न किया जाए जगह जगह रोक के। और दूसरा, ये ग्रॉस व्हीकल वेट के हिसाब से चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों का, हर गाड़ी का 25% वेट बढ़ा दिया जाए। तो हमने इनको ये बताया कि जो भारत सरकार का जो आदेश है उसके अनुरूप जिस गाड़ी का बढ़ सकता है उसका बढ़ाया जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है इनको, हमारे ऑफिस में आके हम इनको का निराकरण कर लेंगे। बाकी प्राइवेट फिटनेस सेंटर का ये विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेट हाथों में फिटनेस नहीं जानी चाहिए, तो वो भारत सरकार का निर्णय था, जिसके क्रम में जो प्लेन्स के जिले हैं वहाँ पर प्राइवेट सेंटर में स्थापना कर ली गई है। लेकिन जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, हमारा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और ऋषिकेश और पौड़ी में, वहाँ पर सरकारी फिटनेस सेंटर बन रहे हैं हमारे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम सभी जगह प्राइवेट सेंटर खोल रहे हैं। और चौथी मांग इनकी ये है कि कांटे लगाए जाएं हर एंट्री पॉइंट पे। वो सरकार का नीतिगत निर्णय है, उसमें यहाँ से हमारे लेवल से हमने सचिव महोदय को इनकी बात पहुँचा दी है, आगे की कार्रवाई
की जाएगी इसमें। देखिए, कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा, जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है। अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या कहती है आप लोग की? जैसे क्या सहमति? किन बातों पर सहमति हुई है और कौन बातें शासन स्तर पर सहमति होनी है? देखिए, जो पुलिस उत्पीड़न था उस पर डीआईजी साहब ने कह दिया कि मैं अपने मंडे को मेरे यहाँ मीटिंग है, मैं सभी एसएसपीज को गाइडलाइंस दे दूंगा और उसी के अनुसार उसमें काम हो जाएगा। जो आरटीओ वाला मैटर था उसमें आरटीओ वाले मैटर साहब में जो हमारा मेन मैटर था, हमें जो जीबीडब्ल्यू पे हमें था उस ऐतराज था, उन्होंने उस पर हमें छूट देने का वादा किया है और उस पर छूट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। फिटनेस पे ऑलरेडी जो है उसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, 300-400 रुपए की फीस बढ़ती है, वो उन्होंने कहा इसमें ज्यादा अंतर नहीं। हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की और खेल महाकुंभ के पहले दिन बॉक्सिंग और कराटे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ से विजय होकर आए खिलाड़ी प्रतिभाग हैं और अगले 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ये खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे। इस दौरान वर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे प्रदेश में खेल महाकुंभ के जरिए स्पोर्ट्स का माहौल बना है और ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि आगामी वर्ष में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। इस तरह के खेलों के आयोजन से राज्य को बेहतर और उम्दा खिलाड़ी मिलेंगे जो कि आगे बढ़कर प्रदेश और देश का विश्व में नाम रोशन करेंगे। खेल महोत्सव 2023 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ था। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्या जी का धन्यवाद करता हूं कि वर्तमान की सरकार ने खेलों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है, सभी को प्रतिभाग करने का अवसर दिया और इसका यह नतीजा है कि आज स्पोर्ट्स का खेलकूद का एक स्ट्रक्चर संरचना इस प्रदेश में बन गई है और आगामी वर्ष में नेशनल गेम्स का भी आयोजन उत्तराखंड प्रदेश कर रहा है। ये गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और सभी ऑफिशियल्स को भी बधाई देता हूँ, साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी बधाई देता हूँ कि इतने बड़े आयोजन के लिए यह प्रदेश तैयार है। निश्चित रूप से यह आयोजन जो नेशनल गेम्स का उत्तराखंड में होगा वो खिलाड़ियों को प्रेरणा देगा और हमारे इस प्रदेश के खिलाड़ियों ने पूर्व में भी कई खेल विधाओं में अपने नाम को रोशन किया है, अपने प्रदेश का नाम को रोशन किया है, अपने देश का नाम को रोशन किया है। तो आने वाले समय में और सुखद अनुभूति हम सबको प्राप्त होने वाली है। बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद रामनगर में लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो चुका है, जिसका असर अब स्कूल कॉलेजों पर भी दिख रहा है। जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में बाघ के हमले से भयभीत बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। केवल 10% बच्चे ही स्कूल पहुंचे, जहां पर यह बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों ने वन विभाग से उन्हें स्कूल लाने और छोड़ने के लिए अपील की है। पूर्व में भी इस क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके बाद से वन विभाग ने लगातार 10 दिनों तक बच्चों को सुरक्षा के बीच लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने कहा कि वो वन विभाग से अपील करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी गारंटी वन विभाग ले और उनको जब तक बाघ की मूवमेंट क्षेत्र में है तब तक आने जाने के लिए वन कर्मियों को तैनात किया जाए। आपको बताते चले कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत सावलंदे पूर्वी बीट में बाघ द्वारा एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद कि लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सर, बाघ ने जब से महिला को मार तब से सभी बच्चे डर रहे हैं स्कूल आने में। तो हमारी वन विभाग वालों से यह मदद हम चाहते हैं कि वो हमें घर छोड़ भी दें और हमें स्कूल लाने में भी मदद करें थोड़ी, क्योंकि सारे बच्चे डर ही रहे हैं।
दिक्कत हो रही है क्योंकि अकेले जंगल के रास्ते में डर लगता है। और पटरानी में हमारे एक लेडी को बाघ के हमले द्वारा मारा गया है, तो इससे सभी को डर लगता है। और हम ये चाहते हैं कि पटरानी से आने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है, तो वन विभाग द्वारा हमें यहाँ से ले जाने में और यहाँ छोड़ जाने में सहायता मिले। पटरानी से हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, लगभग 100 के आसपास बच्चे पटरानी से आते हैं हमारे लगभग। और अभी हुआ यह है कि फिलहाल तत्काल कल ही एक महिला को, उनकी बच्ची भी हमारे यहाँ विगत वर्ष में पढ़ती थी, उसको बाघ ने उनको मारा है। तो उसके बाद थोड़ा काफ़ी आतंक एक तरह का हो गया है और हमारे बच्चे काफ़ी भयभीत हैं। और आज तो बहुत कम संख्या में, मुश्किल से मैं कहूँगा 10% बच्चे पटरानी के आ पाए, वो भी उनके भी गार्जियन साथ में बाद में आए। और हम लोगों ने वन विभाग से भी ये मांग की है और अपील भी की है, उनसे निवेदन भी किया है कि पटरानी से आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा की वो थोड़ा सा जिम्मेदारी लें ताकि सभी सुरक्षित आ जा सके। और पहले भी ऐसा हुआ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय पहले भी ऐसा हुआ था और हम लोगों ने उस समय फिर वन विभाग के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की और लगभग 10 दिन तक बच्चों के आने जाने के साथ पूरे सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया। फिर माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अब ये एक नई चिंता हमारे सामने है और हम चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी विभाग ले। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और खनन विभाग ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उप जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी ने ग्राम कटारपुर और बिशनपुर में बुगियों का औधिक निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान ग्राम कटारपुर के 2 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से एक स्टोन क्रशर पर ताजा कच्चा उपखनिज RBM पाए जाने पर पैमाइश की गई, जिसमें E-रवन्ना से अधिक उपखनिज पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं बिशनपुर कुंडी में स्क्रीनिंग प्लांट, ट्रेडिंग भंडारों का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पैमाइश के दौरान E-रवन्ना से अधिक उपखनिज पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी हरिद्वार का कहना है कि तहसील क्षेत्र में जहां भी कोई अवैध खनन की सूचना प्राप्त होती है, वहीं तत्काल टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है। जिला खान अधिकारी हरिद्वार का कहना है कि खनन विभाग की टीम लगातार पूरे जनपद में गश्त कर रही है और इस समय समय पर कार्रवाई की जाती है। में शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिशनपुर और कटारपुर क्षेत्र में कुछ बुग्गियों द्वारा इलीगल किया जा रहा है और कुछ स्टोन क्रशर अवैध खनन कर मेटल जमा कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा कटारपुर में एक स्टोन क्रशर को कार्रवाई की गई है और उसके पश्चात बिशनपुर क्षेत्र में 3 भंडारणों पर कार्रवाई की गई और साथ ही एक स्क्रीनिंग प्लांट जो उपखनिज लेके क्रय कर रहा था उसको भी सीज करके कार्रवाई कर दी गई है। हरिद्वार में दीपावली की रात फैजान इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 10 लाख से अधिक के मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि दोनों अभियुक्त नशे के आदी हैं और अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हैदराबाद क्षेत्र में मोबाइल शॉप से दीपावली की रात को कुछ महंगे मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस में तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें जो आगे की कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 457, 380 में इसमें अभियोग पंजीकृत क्योंकि किया गया था, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए 40 से ऊपर मोबाइल मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख से ऊपर की है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल इसको कार्रवाई को करते हुए लगभग सारा ही सामान रिकवर किया गया है। मेरी ओर से इसमें जो आवश्यक जो रिवार्ड है वो पुलिस टीम को दिया। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।